हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन की। जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द टर्म टू रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन पढ़ते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, कौन कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। और याद रखना केमिकल काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है वो दो तरह की होती है। एक रिएक्शन होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है हमारी एक स्टेप में, और सेकंड होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है दैट टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीशीज मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और याद रखना हम सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। सो सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम T1 था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी हमारी R1 और प्रोडक्ट की होगी P1। सिमिलरली जब टाइम T2 हो जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी R2, प्रोडक्ट की P2। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी? डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ R। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ R किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो हमेशा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 जो टाइम टेकन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो रही थी तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। बट हम चाहते हैं जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव में आए तो हम एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देंगे। सो एज ए रिजल्ट हमारा फाइनल लिखेंगे माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डिवाइड बाय टाइम टेकन P2 माइनस P1 T2 माइनस T1 डेल्टा P बाय डेल्टा T। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? रेट हमें पता है ये है मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में लेते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल्स पर लीटर डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड। और अगर हमने कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज किया? पार्शियल प्रेशर, जो आप गैसेस की फॉर्म में यूज कर सकते हो, तो उसमें हम लिख सकते हो एटमॉस्फेयर पर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। सपोज हमें ग्राफ दिया, उससे हम रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ग्राफ दिया हुआ है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। सपोज कंसंट्रेशन हमें दिया R1 R2, टाइम हमें दिया है T1 T2, तो एवरेज रेट किसके इक्वल हो जाता है? माइनस ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। और हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा R बाय डेल्टा T। ये ऑलरेडी हमने अभी अभी पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट। बट अगर इन्होंने पूछ लिया कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज ये पॉइंट दे दिया और पूछा कि इसका रेट कैसे निकालना है, तो याद रखना आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और टेंजेंट की जो स्लोप होती है वही इंस्टेंटेनियस रेट बताती है। तो आपने ट्रायंगल बना दिया तो ये हो जाएगा हमारा dr माइनस ऑफ dr डिवाइड बाय dt, और ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लोप। इसलिए सिमिलरली हम प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पहले P1 थी P2 टाइम T1 से T2, एवरेज क्या हो जाएगा? रेट हमने ऑलरेडी पता किया P2 माइनस P1 T2 माइनस T1 डेल्टा P बाय डेल्टा T। और अगर इन्होंने पूछ लिया इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसे हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dt, और ये जो हो जाएगा, जो ये स्लोप होगा ये हमें बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ ए रिएक्शन। PCl5 को हमने कन्वर्ट किया PCl3 में, PCl2 में। अगर हम इसके रेट की बात करें, याद रखना इसमें सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी हमें पता है। रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा, रिएक्टेंट का हमेशा माइनस लिखेंगे, डेल्टा PCl5 डिवाइड बाय डेल्टा T। प्रोडक्ट में हम लिखेंगे हमेशा डेल्टा PCl3 डिवाइड बाय डेल्टा T प्लस डेल्टा Cl2 डेल्टा T। बट अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है देन रेट ऑफ द रिएक्शन आपको क्या करना है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रिएक्टेंट माइनस हो जाएगा 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, और माइनस हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। सिमिलरली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव लिखते हैं 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना है इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट के बारे में।
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, अगर आप रेट को सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हो, इट इज कॉल्ड एज रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। सपोज आपको दिया हुआ इक्वेशन ए बी बी सी सी डी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे सिर्फ कंसंट्रेशन की टर्म में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर वाई। अब याद रखना जो x एंड y है, सो दे मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। x और y, a और b, स्मॉल a स्मॉल b से मैच भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आपको x और y की वैल्यू सिर्फ आप तभी फाइंड कर सकते हो यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो x एंड y की जो भी वैल्यू होगी आप एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड करोगे, और अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे तो रेट बिकम्स इक्वल टू k a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y, और जो k होगा दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा था माइनस रेट को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू k a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, हमारे पास रिएक्शन है ए बी बी सी सी डी डी। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने अभी अभी पढ़ा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। अगर हम पावर की जो कंसंट्रेशन की पावर है इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम एक्स प्लस वाई, और याद रखना एक्स प्लस वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। तो अगर वैल्यू अगर आपकी 0 आई एक्स प्लस वाई की, तो इसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिस रिएक्शन में होगा, और फर्स्ट आया 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 2 आया तो दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और याद रखना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। याद रखना जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में डिफरेंट होगा, फर्स्ट में डिफरेंट होगा, सेकंड में डिफरेंट होगा। तो हर एक रेट ऑर्डर कांस्टेंट का हम यूनिट फाइंड करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, और रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। हमने यूनिट फाइंड करना है, तो हमें पता है ए एंड बी को हम कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। सो के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों के यूनिट्स बराबर है, कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई। हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, जीरो हो जाता है। जो जीरो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट, और हमें पता है रेट का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो एक्स प्लस वाई है वो 1 आ जाता है। तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। रेट का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, होता है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है पर सेकंड। और अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, x प्लस वाई होता है 2 के इक्वल, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो मोल्स पर लीटर एक कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, हमारा आएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक स्टेप में होता है, उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो बताता है हमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। इसे हम एग्जांपल से बताएंगे, जैसे हमारे पास है NH4NO2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2,2H2O। इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है, सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1। इसे बोलेंगे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आप देखोगे सेकंड रिएक्शन में दिया हुआ है 2HI, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास HI के, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2 and I2, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2 और कॉल्ड एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड इक्वेशन में 2NO प्लस O2, तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NO2, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 3। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी आप रिएक्शन में रिएक्टेंट देख के बता सकते हो, वेयरएज जो ऑर्डर है आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ 3 ही हो सकती है। अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती, वो एक स्टेप में नहीं होती, वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करने का चांस ज्यादा होता है, बट 4 मॉलिक्यूल्स का काफी ज्यादा कम होता है, तो वो रिएक्शन हो जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन 3 ही हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर, ये भी चीज याद रखना। इट इज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन।
इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फिर मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं फाइंड कर सकते हो, बट अगर आपने वहां पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होता है, अगर आपने स्लोएस्ट स्टेप देख लिया, ठीक है, और स्लोएस्ट स्टेप में आपने देख लिया कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो आप क्या बता सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें पता है जो रेट है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, और विच इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर जीरो। ठीक है, आर रेज टू पावर जीरो क्यों किया, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है, तो दैट्स वाई रेज टू पावर जीरो। सो माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। किसी को रेज टू पावर जीरो करोगे वन के इक्वल हो जाता है। सो याद रखना डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी, ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे, तो डी आर हमारा आर के इक्वल हो जाएगा, और माइनस ऑफ के डी टी इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ के टी के, और प्लस आई आ जाएगा। ये जो आई है इसे दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगर हमने अब टाइम लिया जीरो, जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज आर नॉट। तो हम इस इक्वेशन को अगर हम लिख लेंगे तो हमारा आर नॉट हो जाता है, ये टाइम हो जाएगा हमारा जीरो विच इज इक्वल टू आई। तो ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे आई की वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी इज प्लस आर नॉट। अब हम ये जो इक्वेशन है इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें y एक्सिस में हो जाएगा हमारा r हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा टाइम, और ये जो हमारी लाइन बनेगी ये स्लोप है, रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के से, और जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसे बोलेंगे हम आर नॉट विच इज इनिशियल कंसंट्रेशन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी। तो ये हमारी हो जाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर रेस्ट पावर वन। रेस्ट पावर वन इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको रीअरेंज करेंगे, डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये हमें मिल गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे डी आर बाई आर की, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब हमने लिया है जब टाइम टी जीरो के इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, आर नॉट के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एल एन हो जाएगा आर नॉट, टाइम हमारा जीरो प्लस आई, तो आई बिकम्स इक्वल टू एल एन आर नॉट। अब ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस एल एन आर नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y हमारा हो जाएगा एल एन आर, x हमारा हो जाएगा टाइम, ये जो स्लोप है ये हो जाएगा माइनस ऑफ के, और ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा एल एन ऑफ आर नॉट। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, तो आप k इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन ऑफ आर नॉट बाई आर, और अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हो तो हो जाएगा k 2.303t लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, इसे टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी वो अब हाफ हो चुकी है, सो दैट इज कॉल्ड एज, उस टाइम को बोलते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। सपोज हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। सपोज अगर हम इसकी हाफ लाइफ बात करें, तो अब जो फाइनल कंसंट्रेशन है आर है वो कितना हो चुका है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो चुका है, तो फाइनल हो जाएगा आर नॉट बाई टू। तो हम टाइम को हम हाफ ले सकते हैं, टाइम को मुझ तरफ ले जाएंगे टी हाफ बाई के, तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू हो जाता है हम आर नॉट बाई टू, तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई टू के। तो अगर जीरो ऑर्डर दिया तो आप ऐसे हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, हमें पता है के इज इक्वल टू 2.303t लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। अगर हम बात करें टी हाफ की, अगर हमने इसको चेंज कर लिया हाफ लाइफ में, तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा 2.303 के लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट बाई टू। अब क्या हो जाएगा, जो आर नॉट बाई टू आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ टू। लॉग ऑफ टू हमें पता है 0.3010 है, तो टी हाफ जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 0.3010 डिवाइड बाई के, तो हमारा टी हाफ आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच इज नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, बट इट बिहेव ड्यू टू ऑल्टर्ड कंडीशन, वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सपोज आपके पास एस्टर है इथाइल इथनोएट,
आपने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया और वाटर क्या एक्सेस में है, H+ की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो रेट है याद रखना, ये जो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। बट वाटर आपने एक्सेस ले लिया, इतना ज़्यादा एक्सेस वाटर ले लिया आपने कि अगर आप वाटर की एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन डालोगे तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो K है ये कांस्टेंट है, अब वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट से हमने एक और कांस्टेंट बना लिया K', सो रेट बिकम्स इक्वल टू द K' which is the rate constant, new rate constant and depends upon the concentration of the ester. आई होप आपको केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन समझ आया हो। सिमिलरली मैंने बाकी चैप्टर्स की भी रिवीजन बनाई हुई है, रिवीजन वीडियोस आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें PYQ भी इंक्लूडेड है उसके भी वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।